हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए भौतिक विज्ञान यानी जो विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और विगत वर्ष में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, मैं उसको आपके लेकर सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मैं ये जो विज्ञान की सीरीज होने वाली है, इसमें फ्रेंड्स क्लास फर्स्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। आज के चैप्टर में बात करने वाले हैं मापन एवं मात्रक, यानी मापन एवं मात्रक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में अलग अलग एग्जामों में, उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम पूछे गए हैं टीआरई में, उसको भी मैं इसमें समाहित किया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि एंगस्ट्राम इकाई है। एंगस्ट्राम किसकी इकाई है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये 64th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न 2018 में है। तो एंगस्ट्राम की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एंगस्ट्राम जो है ना, ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। किसकी है? तरंग दैर्ध्य की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं ऊर्जा की इकाई की बात करें तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है। इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है ना। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अगर वहीं पूछ ले कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होगा 10⁻10 एंगस्ट्राम होगा, ठीक है ना। लेकिन एक एंगस्ट्राम पूछेगा तो 10⁻10 मीटर बताएंगे। और आप प्रतीक याद रखिएगा, एंगस्ट्राम का प्रतीक होता है एक लिख करके ऊपर ऐसे जीरो टाइप होता है, उसको एंगस्ट्राम कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो देखिए, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष अक्सर जो होता है ना फ्रेंड्स, आपके सामने दे देगा एक ऑप्शन, दे देगा पहले कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। किसका है? समय का मात्रक है, पहला ही ऑप्शन देगा। लेकिन याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है ना, ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किए गए दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा दूरी का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच का दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, वह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है ना विद्युत धारा जो है ना, ये मूल भौतिक राशि है। क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल राशि यानी मूल भौतिक राशि कुल कितनी है? तो कुल 7 है। कितनी फ्रेंड्स? 7 है मूल भौतिक राशि। ये भी आपको याद रखना है, जिनमें से ऑप्शन के हिसाब से जो विद्युत धारा है ये मूल भौतिक राशि, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल की बात करें, देखिए मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया 7, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये जो है ना 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं ना। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी जो मूल भौतिक राशि के मात्रक होते हैं ना, जिसे मूल मात्रक कहा जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं। यानी वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उसे कहते हैं मूल राशि, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है? दाब का इकाई मतलब दाब का आपसे मात्रक पूछ रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी प्रश्न जो है ना, ये 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दाब की इकाई की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दाब की जो इकाई है ना फ्रेंड्स, वो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो आप जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा के क्षेत्रफल। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अब बटा के क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? तो क्षेत्रफल को मापते हैं, तो देखो लंबाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो यानी मीटर में। तो या कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है, ये होता है दाब का मात्रक। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दाब जो है ना एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा, यानी वे राशियां जिसके विचरण के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है अदिश राशि। तो दाब भी जो है ना एक अदिश राशि है, और दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जिसे पास्कल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया ना फ्रेंड्स कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यहां आपसे अदिश राशि पूछ रहा है, तो अदिश राशि यानी वे राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन ऑप्शनों में आप देखकर बता दीजिए कि किसे दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना दाब, अभी तो मैंने बताया दाब एक अदिश राशि है, तो इन क्वेश्चन का विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको तो सदिश राशियां कहा जाता है। लेकिन वे राशियां जिसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को कहा जाता है अदिश राशियां। अच्छा, सदिश राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं? तो देखिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं सदिश राशियां। जबकि अदिश राशि की बात करें तो जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब क्या है? एक अदिश राशियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि आपसे पूछ रहा है, तो देखिए सदिश राशि का मतलब होता है कि वे राशियां जिसे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसे राशियों को कहा जाता है सदिश राशि। तो बताइए इसमें से कौन सी राशि, अभी पीछे मैंने बताया है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गति। जो गति है ना फ्रेंड्स, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है ना, जबकि वेग जो है ये भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण ये भी सदिश राशि है, और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, यानी किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर राशि की मात्रक की बात करें तो प्रतिबल का तो होता है, बल का होता है, प्रतिबल का होगा ही होगा, दाब का भी होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी देखिए प्रश्न जो है ना ABPSC प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी मैं विज्ञान की सीरीज में प्रश्न कराऊंगा ना फ्रेंड्स, वो सब के सब BPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे, और मैं चैप्टर वाइज, याद रखिएगा, चैप्टर वाइज मैं सारे वीडियो को आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि BPSC से विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। और विकृति जो होता है ना फ्रेंड्स, एक बीमाहीन राशि है। ठीक है ना, यानी इसका डायमेंशन नहीं होता, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको आप याद रखिएगा कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, यानी बीमाहीन राशि है। तो अब आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी राशि जो है वो बीमाहीन है। कौन सी राशि जो है बीमाहीन है, यानी जिसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो आप याद रखिएगा वो विकृति है। क्या है? विकृति है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के घाते -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर होता है। लेकिन अगर वहीं मिलीमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होगा? तो चलिए, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10 के घाते 1/1000 मिलीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 के पावर -3 mm जो होता है, ये होता है 1 माइक्रोन बराबर। तो ये भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते 6 मिलीमीटर होता, सॉरी मिलीमीटर नहीं होता, 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते 6 मीटर -6 मीटर होता है ना। 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर होता है। अगर इसको मिमी में चेंज करेंगे ना तो 10 घाते -6 गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जब आप हल करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 घाते 3, यानी 1000 हो जाएगा। 1/1000, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, सदिश राशि यानी वे राशि हैं जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। तो देखिए, विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होगी, वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होगी, बल के लिए दिशा की आवश्यकता होगी, लेकिन आयतन के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये जो है ना फ्रेंड्स, आयतन एक अदिश राशि है। पिछले क्वेश्चन में मैंने उदाहरण में भी आपको बता दिया था कि आयतन एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आयतन की मात्रक की बात करें तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल, ये जब सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन जो होगा एक अदिश राशि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो आर्द्रता जो है ना फ्रेंड्स, ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके लिए मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं लैक्टोमीटर की बात करें ना, ये दूध की शुद्धता, याद रखिएगा, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। यानी आपको लैक्टो शब्द, कहीं भी लैक्टो शब्द नजर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका ना संबंध कहीं ना कहीं दुग्ध से है। इसका संबंध कहीं ना कहीं क्या है, दूध से। क्योंकि लैक्टोबैसिलस, दूध से दही का बनना क्या होता है, दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन किसके कारण होता है? तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से होता है। तो देखिए, इसमें भी लैक्टो वर्ड आया। और दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर में मापते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। तो लैक्टिक शब्द यानी लैक्टो शब्द किससे भी साथ आ जाएगा तो समझ जाइएगा वो किसकी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दूध से बने प्रोडक्ट या दूध की बात कर रहा है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला यंत्र है। जबकि हाइड्रोमीटर है ना, ये द्रव यानी जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करता है। यानी घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व मापा जाता है, जल का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर में। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर में जल का घनत्व मापा जाता है। जबकि अगर आर्द्रता की बात करें तो वो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। अच्छा, अब सुनो, कहीं भी हाइड्रो शब्द नजर आ जाएगा तो हाइड्रो शब्द का मतलब होता है जल, ठीक है ना। जैसे डिहाइड्रेशन सुने होंगे ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है जल की कमी की वजह से। तो जहां भी हाइड्रो वर्ड आ गया, हाइड्रा वर्ड आ गया, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं ये जल की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोनार तकनीक में क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, सोनार तकनीक की बात करें तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये भी बीपीएससी BAO मार्च 2024 में पूछा गया प्रश्न, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सोनार तकनीक का जो प्रयोग है ना फ्रेंड्स, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, न तो एक्सरे का, न तो इंफ्रारेड तरंगों का, न तो माइक्रोवेव का। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सोनार का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण, मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार में प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का, ठीक है ना। यानी इससे जो है ना, अगर कोई मान लीजिए कोई पत्थर है या कोई बर्फ का टुकड़ा है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। उससे तरंगे जाती हैं, टकरा के फिर वापस आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो 1 किलोमीटर, आप जानते हैं ना फ्रेंड्स कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। क्या होता है? 1000 मीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल की बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। वहीं 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके लिए आप तो पढ़े होंगे ना, मिली सेंटी, डेसी, मीटर, डेका,
हेक्टो डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये आप पैमाना याद रखेंगे ना तो सारे के सारे आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। यानी छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई को बदलोगे ना तो आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग। और बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में बदलोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको ये पैमाना याद रहेगा ना तो आप आराम से कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है। 1 पिकोग्राम जो होता है ना वह 10 के घाते -12 ग्राम के बराबर होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि 10 के घाते -6 ग्राम बराबर क्या होता है? तो माइक्रोग्राम होता है, ठीक है ना। 10 के घाते -9 ग्राम बराबर क्या होता है? तो ये इसको कहते हैं नैनोग्राम। क्या कहते हैं? नैनोग्राम कहेंगे, ठीक है ना। 10 घाते -6 ग्राम को क्या कहेंगे? माइक्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। और पिकोग्राम किसे कहते हैं? पिकोग्राम कहते हैं 10 घाते -12 मीटर को, और फेम्टोग्राम कहते हैं 10 घाते -15 मीटर को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, यानी कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं विद्युत मोटर ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, नहीं। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, नहीं। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नहीं। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, बल्कि पूछ रहा है सही मेल है। तो विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही होगा। सुरक्षा जो फ्यूज है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को कंट्रोल करता है। और विद्युत जनरेटर जो होता है चुंबकीय प्रेरण के प्रकार करता है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ना। हम सोच रहे थे ना कि इसमें नहीं वाला पूछा, हमने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, यानी एक से अधिक होगा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न डिटेल की बात कर लेते हैं। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, जबकि विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव पर आधारित होता है। यानी अतः सभी विकल्प क्या है? सुमेलित है। तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आडियोमीटर क्या मापता है? आडियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? क्या ऊंचाई मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, या हृदय की गति या ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आडियोमीटर के द्वारा ना वो मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आडियोमीटर के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडलीय दाब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब का प्रयोग, वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है। डिटेल की बात करें तो आडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप जो जिसे आला कहते हैं हिंदी में ना, इससे हृदय की गति मापा जाता है ना। और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए, ऊंचाई अल्टीमीटर, हृदय की गति स्टेथोस्कोप, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, और ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर के द्वारा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, घड़ी में समय नापा जाता है। घड़ी में समय किसके द्वारा नापा जाता है? शीशा के द्वारा, इस्पात द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, या क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर घड़ी में समय की बात करें तो क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है घड़ी में समय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो घड़ी में समय क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्टज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल होता है। पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि यानी दोलन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, यानी जिसका दोलन काल की बात करें तो उसका दोलन काल होता है 2 सेकंड। क्या होता है? 2 सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो पेंडुलम घड़ी का दोलन काल 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहा जाता है। जैसे एक मान लीजिए घड़ी है, तो ये पॉइंट है, तो पेंडुलम जो होता है ना ऐसे होता है ना, ये पेंडुलम जो होता है ऐसे इधर उधर गति करता रहता है ऐसे, ठीक है ना। इसको पेंडुलम कहा जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह आगे और पीछे दोलन करता रहता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, जो मापन और मात्रा का ये जो चैप्टर था, इससे बीपीएससी ने जो भी प्रश्न पूछा था मैं आपको इस वीडियो में पूरा करा दिया हूँ। अब अगली वीडियो में भौतिक विज्ञान के सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और उसमें दूसरे चैप्टर को मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, विज्ञान के अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।